वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं द इवनिंग शो और मैं हूं आपका मेजबान मनी। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बताया था कि आज हमारे खास मेहमान शामिल होंगे। दरअसल मैंने कल ही आप लोगों को इत्तला कर दिया था कि हम आज बात करेंगे सनम सुतीरत वजीर साहब से, जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं। दरअसल आप ह्यूमन राइट्स एडवोकेट हैं। आपने हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस और बड़े पैमाने पे हुए वायलेंस को ओरल हिस्ट्री के जरिए डॉक्यूमेंट आपने किया है, आप कर रहे हैं। 500,000 से भी ज़्यादा लोग दुनिया भर में जो ये इंसाफ की मांग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो 1984 के सिखों के कत्लेआम में जो विक्टिम्स रहे, उनके हुकूक के लिए, उनकी इंसाफ की जो है मांग कर रहे हैं, ऐसे आधे 500,000 लोगों का आपने सपोर्ट मोबिलाइज किया हुआ है। आपने इससे पहले भी कुछ काम किए, आपके कुछ छपे हैं कुछ रिपोर्ट्स एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से। उनमें से 3 जो है जिनके बारे में मुझे मालूम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एन ईरा ऑफ इनजस्टिस for the 1984 Sikh massacre, the 1984 Sikh massacre as witnessed by a 15-year-old, और the continuing injustice of the 1984 Sikh massacre। ये 3 काम आपके शोध के काम हैं जो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने छापे हैं। आप खुद भी एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ जुड़े हुए थे। हाल में आपने किताब लिखी है जिसको हापर कॉलिंस ने पब्लिश किया है, और आपके पब्लिशर का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें इसकी एक कॉपी इनायत की। आपकी हाल की किताब, लेटेस्ट किताब है द कॉज ऑफ 1984, जिसमें आपने उन औरतों की बयानियां आपने दी हैं जिन्होंने 1984 को बहुत नज़दीक से देखा, वो विक्टिम्स रहे, अपने अपने लोगों को खोया जो है, और उनका किस तरह से नज़रिया, वर्ल्ड व्यू बदल गया उसके बाद। मैं ये बता दूं, किताब का मैंने जिक्र कर दिया, मैंने पढ़ा इस किताब को, और मेरे लिए ये आप कह सकते हैं, हिंदी में इसका मुनासिब लफ्ज़ क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो अंग्रेज़ी में हम कहते हैं ब्लड कर्लिंग एक्सपीरियंस, मेरे लिए वो रहा। मेरी रातों की नींदें उड़ गई, आप कह सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शंस आपने दिए हैं अपनी किताब में, ये रोंगटे खड़े करने वाले हैं। मतलब किस तरह से लोगों पर ये जुल्म हुआ, और किस तरह से आज तक कितने लोग जस्टिस की गुहार लगाए हुए हैं, अभी भी कोर्ट में केसेस लड़ रहे हैं, इस इंतज़ार में है कि कभी ना कभी इंसाफ का दरवाज़ा तो खुलेगा उनके लिए भी, और कोई तो है उनको इंसाफ दिलाएगा, उनके इंसाफ की बात करेगा, उनके हक़ों की बात करेगा। तो ये पूरा किताब जो है आपने 10 साल लगाया है, और आपके इंटरव्यूज़ हैं, आपने फील्ड वर्क किया है, आपने ओरल इंटरव्यूज़ किए हैं। तो दोस्तों, अब टाइम हो गया है सनम सुतीरत वज़ीर साहब को शो में लाने का, और मैंने उनका तारुफ आपसे करा दिया है। आइए आप और हम सब मिल करके उनको खुशामदीद कहें। सनम जी, खुशामदीद, आप ऑन एयर हैं। शुक्रिया शुक्रिया मनी जी, बहुत आपने बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया, बट बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं नहीं भाई, आप इस काबिल तो हैं कि हम अच्छे से आपका तारुफ कराएं लोगों से। और जो आपकी किताब मैंने पढ़ी, और सबसे पहले तो आपको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने बड़ी दिलेरी का काम किया है, बहुत हिम्मत दिखाया आपने कि आपने एक किताब लिख दी, और इतने लोगों के एक्सपीरियंसेस आपने इसमें शामिल किया है कि मतलब किस तरह से वायलेंस होता है। एक तो होता है कि मतलब आप सुनते हैं रिपोर्ट्स में कि अच्छा 1984 में ये हुआ था, और ऐसे जो है लोगों ने ये किया था। आप मूवीज़ में भी देखते हैं, लेकिन बहुत सेंसर्ड होता है जो भी मूवीज़ में दिखाया जाता है। पीके मूवी में मुझे याद है 2 साल पहले जो मूवी आई थी, उसमें थोड़ा दिखाया गया था लाल सिंह चड्ढा जो कैरेक्टर था आमिर खान का। लेकिन जो आपने जो दिया है ना, ये बड़े डिटेल में, और इतना मतलब मैं कह नहीं सकता, मैं बयान नहीं कर सकता कि मतलब मुझे कैसा फील हुआ है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये पहले तो आइडिया आया कैसे। 10 साल का टाइम लगा है, मुझे मालूम है, लिखा हुआ है इसमें, लेकिन आपका खुद का जो है, आपने इसको कैसे, क्योंकि ये जो एक होता है ना, एक ट्रिगरिंग एक फीलिंग होता है
कि आप ट्रिगर हो जाते हैं, तो आपने इसको कैसे कंट्रोल किया और उसका ये इन इंटरव्यूज का आप पे क्या असर हुआ, जरा बताइए हमारे सुनने वालों के लिए। जी। पहले तो मनी जी शुरुआत हुई 2014 में, जब मैं एमनेस्टी इंटरनेशनल के लिए हम लोग 1984 से कत्लेआम की 30वीं उसको 30 साल हो गए थे उस समय। तो हम लोग ने ये डिसाइड किया था कि हम एक रिपोर्ट निकालेंगे और बताएंगे कि 30 सालों में 9 कमीशन आए हैं और इन कमीशन ने क्या किया है और क्या ऐसा हुआ है कि 30 साल में लोगों को इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा है। और आज भी मतलब बहुत शर्मनाक बात है कि देश की राजधानी के अंदर 3 दिन के अंदर अंदर 3000 से ज्यादा सिखों का कत्लेआम हो जाता है, औरतों के बलात्कार हो जाते हैं, कई बच्चे मारे जाते हैं और उसके कुछ दिन बाद ही प्रधानमंत्री कह देते हैं कि जब बड़ा पेड़ हिलता है धरती हिलती है। तो और फिर आप देखते हैं कि उसके कुछ महीनों में ही जो लोग इस कत्लेआम के लिए रिस्पॉन्सिबल थे वो उस पार्टी की टिकट से इलेक्शन जीत रहे हैं और फिर आगे 30 सालों में कमेटी पे कमेटी बैठती जा रही है। मुझे याद है आज भी हमने एमनेस्टी के लिए एक पोस्ट निकाला था जिसपे हमने लिखा था कि एक सनी देओल की पिक्चर का डायलॉग लिया था कि तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख और 30 सालों में कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जब आप इन लोगों से जाकर मिलते हैं आपको रियलाइज होता है कि सारी जिंदगी मतलब सारी दुनिया शायद बदल गई है, बहुत लोगों के लिए दुनिया बदल गई है, पर ये लोग आज भी उन्हीं 3 रातों में अटके हुए हैं। ये लोग आज भी उन्हीं वहीं 1984 31 अक्टूबर की रात से लेके 10 नवंबर तक की जो रात थी, ये लोग आज भी वहां अटके हुए हैं। और आई थिंक दूसरा एक ये भी रीजन था कि जब आप एक सिख परिवार में पैदा होते हैं तो मेरे लिए आई थिंक मेरे पेरेंट्स से मुझे याद है कभी भी दिवाली अगर 31 अक्टूबर के पास में या 1 नवंबर के पास में आ जाती थी तो हमारी, बिकॉज दिवाली बच्चों के लिए बड़ा एक इम्पोर्टेंट त्योहार हो जाता है और तो आप कुछ नहीं करते, आपको याद होता है आप बाजार जाएंगे खिलौने खरीदेंगे, बट अगर दिवाली उन दिनों के पास आ जाती थी तो हमें पता था कि अब इस बार हमें कुछ नहीं मिलेगा। और उसका कारण ये था बिकॉज चाहे फैमिली से कोई इमीडिएटली अफेक्टेड नहीं था बट दे ऑफ कोर्स बिकॉज व्हेन यू आर अ माइनॉरिटी तो एक फियर ऑफ बैकलैश हमेशा रहता है बैक ऑफ योर माइंड। तो आई थिंक एज अ चाइल्ड दैट फियर ऑफ आई आल्सो हैड दैट वो एक फियर ऑफ बैकलैश था और यू नो पढ़ते थे तब भी, पर जब मौका मिला तो मुझे लगा कि अब इज द टाइम और हमें ये सारी कहानियां बाहर लानी है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप हिस्टोरिकली जब देखते हैं ना दुनिया में कहीं पर भी औरतों के साथ किसी भी तरह का जब कोई जुल्म होता है ना तो इतिहास पता नहीं क्यों अक्सर उसको छुपा देता है और बहुत कम रिकॉर्ड होता है। चाहे हम ये 1984 से कत्लेआम की बात करें या अगर आप मतलब बॉस्नियन मैसेकर्स के बारे में भी आपने सुना होगा उसकी बात करें या उससे पहले बहुत कुछ हुआ तो वहां पर जो औरतों का रोल होता है वो सडनली इरेज हो जाता है, वो सडनली गायब हो जाता है कि इनके साथ क्या है। शायद इतिहास को पता है कि वो खुद शर्मिंदा हो जाएंगे बताने के लिए कि क्या हो क्या रहा है, क्या उन बच्चों के साथ क्या हो रहा है। तो दिस बुक बेसिकली इज एन अटेम्प्ट टू एक बात बताने की कि हुआ क्या है और दूसरा मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जब आप इतिहास के पन्ने खोलकर सामने रखते हैं दुनिया के सामने तो जैसे आपने बोला ब्लड कटलिंग है, मुझे लगता है और लोगों को भी लगेगा और उससे मैसेज ये जाएगा कि ये जो चीज हुई है ये ना कभी दोबारा होनी चाहिए और इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बात की जानी चाहिए ताकि हम सबको एटलीस्ट इस चीज का एहसास रहे कि क्या चीजें जो हैं वो ना काबिल बर्दाश्त हैं और ना कभी होनी चाहिए। तो आई थिंक ओवरऑल एक्सपीरियंसेस हैव बीन वेरी टफ, मतलब ये कॉन्वर्जेशंस बहुत मुश्किल होती हैं। एक तो जब मुझे याद है आज भी जब मैं पहली बार ये कॉन्वर्जेशंस करने के लिए दिल्ली में शुरुआत करी थी तो पहले तो लोग बिल्कुल ओपन नहीं थे बात करने के लिए, मतलब कुछ लोग आपसे बात करते हैं मगर आपको पता है कि एक ट्रॉमा होता है और आप जब किसी से बात कर रहे हो तो आप उस ट्रॉमा को दोबारा से जिएंगे तो वो कॉन्वर्जेशन ना उनके लिए आसान थी ना मेरे लिए आसान थी। कई बार मैंने देखा है जब वो बात करते थे आंखों में आंसू होते थे, कई बार ऐसा होता था कि वो लोग आंख चुराते थे अपने दुपट्टे को पकड़कर। बिल्कुल, आपने पूरा जिक्र किया है इसका। मैं आपसे पूछना भी चाह रहा था कि मतलब आपने कन्विंस कैसे किया लोगों को बात करने के लिए आपसे कि इतना मतलब दर्दनाक एक उनकी ज़िंदगी का एक एपिसोड है, बहुत ही स्याह जो है तारीख है देश के लिए भी इंडिया के लिए भी। आपने कन्विंस कैसे किया कि वो लोग खुल के बात करें आपके सामने? मतलब इनिशियली बहुत मुश्किल था क्योंकि आप जब जाते हैं तो लोग आपसे सिर्फ इतनी बात करते हैं कि 1984 में मेरे घर से 5 बंदे मारे गए, 6 बंदे मारे गए। आप देखते हैं कि वो एक तो मैं बहुत बुरा महसूस करता हूँ कि हमने एक इलाके को मशहूर कर दिया एक नाम से विडो कॉलोनी, विच इज सच अ सैड थिंग
उस जगह का नाम है तिलक विहार। मगर आज वो इलाका इसलिए वहां ज्यादा जाना जाता है क्योंकि 1984 के पीड़ित परिवार वहां रहते हैं। तो जब आप वहां जाते हैं तो जब मैं पहली बार गया तो सिर्फ यही बात हो रही थी सबसे, मेरे घर के 5 लोग, 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग, 12 लोग, और पूरी कॉलोनी में आप जाएंगे तो आपको कोई ऐसा घर नहीं मिलेगा जहां पर उनका कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। तो इनिशियली इससे ज्यादा आगे बात नहीं होती थी, बट मैं कॉन्स्टेंटली जाता रहा। एक ट्रस्ट बिल्ड करने का आई थिंक मैकेनिज्म होता है, क्योंकि बहुत लोग वहां आते थे, बहुत लोग बात करते हैं, और उन लोगों को शायद अब ये भी लगता है कि हर साल कोई ना कोई आता है एनिवर्सरी के पास और उसके बाद नहीं आता है। मेरा जो सफर उन लोगों के साथ रहा, मैं कॉन्स्टेंटली आज भी जाता हूँ, आज भी वहां बैठता हूँ और उनसे बातें करता हूँ। तो आई थिंक इनिशियली कॉन्वर्जेशंस बहुत मुश्किल थी, पर आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने अपना, मतलब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन लोगों ने ना ही सिर्फ अपना घर मेरे लिए खोला, बट आई थिंक अपना दिल, अपनी बातें, जो बातें छुपी हुई थी वो सारी बातें उन्होंने खोली और उन्होंने एक ग्राफिकल पूरा बताया कि कैसे कैसे किस दिन को क्या क्या उनके साथ हुआ है। तो कॉन्वर्जेशन मतलब वो बिल्कुल इजी नहीं थी, ना मेरे लिए ना उनके लिए। यहाँ पर जैसे देखिए, एक बात है कि उनके इंसाफ के बारे में जो बातें होती हैं, मतलब वो पेपर में लिखते रहते हैं टाइम टू टाइम। मैं खुद अखबार में था इंडिया में, तो फिर हम लोग भी जैसे एक एनिवर्सरी होती है तो फिर वो रजिस्टर करने के लिए हम लोग भी प्रोटेस्ट करते थे, एक डेमोन्स्ट्रेशन होता था। रकबगंज गुरुद्वारे पे हम लोग जाते थे और वहाँ पे लोग आते थे बात करने के लिए। मतलब जब तक वो एक वॉल ऑफ ट्रूथ जब बन गया, जिसमें नाम लिखे हुए थे ना लोगों के, गैलरी बनाया गया, तब तक मुझे भी नहीं इतना फील हुआ था कि मतलब एक्चुअल में देख के पता चला कि अच्छा यहाँ पे ये हुआ था, इतने लोगों के नाम हैं। तो विजुअली जब तक वो देखा ना जाए, कहीं पे रिकॉर्ड ना हो, तो वो उसको मतलब फिर महसूस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी हमने पिछले 10 सालों में देखा कि जो करंट इंडियन गवर्नमेंट है, बीजेपी रन गवर्नमेंट है, वो बोल रहा था कि भाई हम इंसाफ दिलाएंगे, ये करेंगे, कमीशंस खोले गए, बाकी कुछ हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ वो बातें भी अब नहीं हो रही हैं। तो क्या इंटरेस्ट खत्म हो गया है एस्टैब्लिशमेंट का कि मतलब परसू किया जाए, अगर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट भी है फिर भी कोई इतना सीरियस क्या है अभी भी, आपको लगता है? देखिए, मैंने अपनी रिपोर्ट, जब पहली एमनेस्टी रिपोर्ट लिखी थी तो उसमें भी मैंने ये बात कही थी और मैंने किताब में भी ये बात कही है कि 1984 एक पॉलिटिकल इशू बन गया, एक पॉलिटिकल वेट बन गया, जो कि इलेक्शंस के पास अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही इलेक्शन आता है तो ये बोल दिया जाता है कि हमारे नेता, प्राइम मिनिस्टर से लेके होम मिनिस्टर तक हर कोई बोलता है कि हिंदुस्तान के सेक्युलर फैब्रिक पे अटैक था, ये एक पीठ पे छुरा घोंपा है, ये ऐसी बातें कॉन्स्टेंटली होती रहती है। बट जब आप इंसाफ की बात करते हैं, या पूछते हैं कितने केसेस खुले, क्या हुआ, तो उस पर बात नहीं होती है। ऑल्सो इफ यू सी कि 1984 की जो डिले है जस्टिस के लिए, वो एक पैटर्न बन गया है इम्प्यूनिटी का बाकी दंगों के लिए भी। चाहे हम गुजरात की बात करें, चाहे हम कंधामल की बात करें, चाहे भागलपुर की बात करें, या उसके बाद जो हिंदुस्तान में दंगे हुए उनकी बात करें, तो वो एक पैटर्न बन जाता ना कि अगर आज 1984 में इंसाफ हो जाएगा तो फिर बाकी दंगे भी खुलेंगे। तो आई थिंक एक स्टैगरिंग डिले हैज बिकम, वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है। और मॉब वायलेंस के नाम पे तो यहाँ कितना कुछ हो जाता है। मैं यहाँ पे एक सवाल, जी सॉरी, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता, बोलिए। नहीं, आप कुछ मतलब उसके बाद भी, मतलब जब जो 10 सालों में हमने देखा कि कितने जो SITs आए, कमेटीज आए, कमीशन आए, ज्यादा चीजें बदली नहीं है। हाँ, कुछ केसेस में उन्होंने बोला कि क्या हुआ है, जैसे लास्ट जो ढींगरा साहब ने जब लास्ट SIT बना, तो उन्होंने कुलभूषण के नाम पर बोला कि हाँ भाई, पुलिस का इन्वॉल्वमेंट जो है 1984 में बहुत एक्टिवली रहा है, कि उन्होंने कोई रोल प्ले नहीं किया, दे आर कॉम्प्लिसिट। वो बातें निकल के सामने आई, बट ऐसे कुछ बड़े केस ऐसा नहीं कुछ हुआ कि जो सबको लग रहा था कि री-इन्वेस्टिगेशन होगी, खुलेगा। उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जो FIR हैं 1984 की, अगर आप FIR पढ़ेंगे तो वो सारे ऑमनिबस फैशन में फाइल किए गए हैं। FIR बहुत जरूरी चीज होती है कहीं भी केस को परस्यू करने के लिए किसी भी अदालत के अंदर। बिल्कुल। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जो सरकारी महकमा है, जो आपको आपने बहुत ही दिलचस्प चीज़ लिखी है अपनी किताब में कि आपको RTI वाला सरदार के नाम से आपको जाना जाने लगा ऑफिशियल क्वार्टर्स में, कि आप RTI कर करके जो है इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे। कितना कोऑपरेशन मिला आपको सरकारी महकमे से कि इन्फॉर्मेशन आप निकाल पाए?
इंफॉर्मेशन निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मतलब वो मुझे तब आपको ये भी लग रहा था कि यार ये इस गवर्नमेंट का तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो आपको बहुत आराम से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, मगर इंफॉर्मेशन निकालना बहुत मुश्किल है। हम मुझे कॉन्स्टेंटली फर्स्ट अपील्स करने पड़ते थे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। आरटीआई को जब जवाब नहीं आता था तो फर्स्ट अपील दायर करनी पड़ती थी। फर्स्ट अपील होने के बाद भी मुझे याद है, आज भी दिल्ली सेक्रेटेरिएट से जब मुझे रिपोर्ट की कॉपीज लेनी थी सारी, तो मैं वहां गया और वहां पर बड़ी दिलचस्प सी बात हुई कि वो जो लेडी वहां बैठी थी उन्होंने मुझे बोला कि क्या करना है अब तुम्हें इन रिपोर्ट्स का, 30 साल हो गए हुए हैं, इन लोगों को कॉम्पनसेट भी कर दिया हुआ है, बहुत पैसे मिल गए हैं इन लोगों को, तो अब क्या कर लोगे तुम रिपोर्ट की कॉपी लेकर। तो उन्होंने मतलब, और मैंने उनको साफ बोला कि भैया हमने तो आरटीआई अप्लाई किया, आपका काम है हमें रिपोर्ट की कॉपी देना, आप बताओ कितने पैसे हैं, ये क्या जो प्रोसेस है वो हम ड्यू प्रोसेस फॉलो करेंगे, आपको हमें रिपोर्ट की कॉपी देनी है। फिर उसके बाद भी हमें जाकर उनके सीनियर से भी बात करनी पड़ी। तो फिर जब हमें रिपोर्ट्स मिलते हैं तो मुझे दर्शन कौर जी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी जब वो मुझे कह रही थी कि जब ये सब हो गया और मेरी नौकरी लग गई तो मैं बैंक जाती थी अपनी सैलरी के लिए, किसी चीज के लिए, तो कहती वो लोग हमें कहते थे अच्छा तुम्हारी तो अब जिंदगी बदल गई, तुम तो अमीर हो गई, तुम्हारी जिंदगी सुधर गई। तो कैन यू इमेजिन कि वो जो ट्रॉमा था जो 30 साल पहले था, जो दर्शन जी फेस करती थी कि सरकार को या आगे पीछे के लोगों को लग रहा था कि सरकार ने कोई एहसान किया है इन लोगों की मदद करके या किसी भी तरह का रेपरेशन देके। एक तो दुनिया भर में एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आप कॉम्पनसेशन बार बार सब बोलते हैं, कॉम्पनसेशन कॉम्पनसेशन। मैं उन सब लोगों से पूछना चाहता हूँ कि दंगों में जब आपके परिवार के लोग मर जाते हैं तो आपकी 3 पीढ़ियां सफर करती हैं। ये तो कत्लेआम था। इस कत्लेआम में आपके परिवार ने सफर किया, आपकी 3 पीढ़ियां आज भी सफर कर रही हैं, आपके बच्चे स्कूलों तक नहीं पहुंच पाए हैं, आपके बच्चे मेंटल हेल्थ इश्यूज से जा रहे हैं, तो आपको उनको रेपरेशन देना चाहिए था इस सारे नुकसान का। आपने कॉम्पनसेशन की कॉन्स्टेंटली बात करते हैं कि कॉम्पनसेशन देंगे, कॉम्पनसेशन देंगे। कॉम्पनसेशन इज अ रॉन्ग वर्ड। और फिर वही कॉम्पनसेशन जो है वो बैंक ऑफिसर के या वो सरकारी अफसर के दिमाग में बैठ गया कि सरकार ने या किसी और ने पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया लोगों की मदद करके। तो वो मुझे भी एहसास हुआ वहां पर रिपोर्ट की कॉपीज लेने में कि ये तो मतलब 30 साल बाद अगर ये मुझे आज ये कह रहे हैं तो ये 30 साल पहले क्या कर रहे होंगे ये लोग। सोचने वाली बात है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि मतलब आपकी किताब में एक बहुत दिलचस्प चीज़ मुझे दिखी, वो ये कि जब इंदिरा गांधी का कत्ल होता है, प्राइम मिनिस्टर ले जाया गया मतलब तुरंत, वहाँ पर सिख भी गए थे जो उनके सपोर्टर्स थे, जो इंदिरा गांधी अमर रहे ये वगैरह ये नारे लगा रहे थे, सिख भी थे, और उन पे बाद में हमला होता है वहीं पर। और बहुत सारी औरतें थीं जो आंसू बहाई बहुत, और बेनिफिशरीज भी थी इंदिरा गांधी के प्रोग्राम्स की, उनके साथ भी वायलेंस हुआ। राइट, बिल्कुल, ये बिल्कुल सच्ची बात है। और इसका कारण ये भी है क्योंकि आप देखें जब संजय गांधी का वो स्लम क्लियरेंस अभियान चला, उसके बाद काफी लोग त्रिलोकपुरी की तरफ लाकर बसाए गए, तो ये लोग सडनली नए होम ओनर्स बने थे। राइट, तो इनको तो लग रहा था कि एक योजना के तहत ये घर के मालिक, और इसमें से बहुत लोग ऐसे थे जो कांग्रेस सपोर्टर्स थे, तो उन्होंने इमेजिन नहीं किया था कि उनके साथ ऐसा हो सकता है। नांगलोई में एक केस था जहां पर एक कांग्रेस वर्कर को छुपना पड़ा था और उनकी बेटी का बलात्कार हुआ, वो मैंने लिखा भी है किताब में। उनको छुपना पड़ा, उनको लगा था इनिशियली कि वो कांग्रेस वर्कर हैं, क्या होगा। उसके बाद क्रॉनिकल्स में भी मैंने ये बात लिखी है कि एक जगह पर एक लेडी जब अपने काम से वापस आती है तो वो अपने घर पे, उन्होंने बताया कि बाहर ये हो रहा है, तो उसके भाई ने उससे लड़ाई कर ली कि तुम क्या बात कर रही हो, हम तो पक्के कांग्रेस वर्कर हैं, हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता। तो देयर वाज, आई मीन ऑफ कोर्स देयर वर सपोर्टर्स, क्योंकि वहां पर उनके जरूर सपोर्टर्स थे। और ये मैंने उसमें भी लिखा है पहले चैप्टर में कि 3, 3.5 और 4 के बीच में ये एम्स के बाद जहां पत्रकार भी थे और जहां पर उन्होंने पहला इंसिडेंट रिकॉर्ड किया बहुत से पत्रकारों ने, उन्होंने कहा कि जब हमने वो कुछ नीले रंग की, कुछ लाल रंग की पगड़ियां उड़ती हुई दिखी हवा में, तो हमें तब समझ आया कि ये माहौल तो अब बिगड़ चुका है। आपकी बात से मुझे वो मंटो का वो मुझे याद आता है। मंटो, सादत हसन मंटो जब पाकिस्तान जा रहे थे, उनको पूछा गया था कि भाई तुम तो मुसलमान भी नहीं हो, तुम क्यों जा रहे हो पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा था कि इतना मुसलमान तो हूं कि दंगे में मारा जा सकूं। तो वो मुझे याद आ गया आपकी बात सुन के, इतना अनफॉर्चुनेट है। लेकिन मैं एक चीज़ ये भी पूछना चाह रहा था कि ये जो फ्रेमिंग होता है 1984 का, या किसी भी मतलब इंडिया में जो वायलेंस हुआ है इस तरह का,
हम लोग, मैं खुद पोग्राम लफ्ज़ का इस्तेमाल करता हूँ कि इट वाज अ पोग्राम, और लेकिन फिर रायट्स बोल दिया जाता है। जैसे मीडिया में अभी भी इंडिया में 1984 एंटी सिख रायट्स बोला जाता है। रायट्स से ये मतलब निकलता है कि दोनों साइड्स इन्वॉल्व थे, लेकिन यहाँ पर क्लियर कट एक साइड ही मतलब मारा गया डिस्प्रपोर्शनेटली। और अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट पॉल ब्रास, जिनकी किताबें मैं फॉलो करता हूँ, पॉल ब्रास ये कहते हैं कि इंडिपेंडेंट इंडिया में ऐसा जो भी हुआ है ना, जैसे भी जितनी भी वारदातें हुई जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया, उनको पोग्राम कहना चाहिए, क्योंकि स्टेट का हमेशा झुकाव एक तरफ होता है, एक के साथ होता है और एक के खिलाफ होता है। ज़्यादातर मुसलमान मारे गए हैं, लेकिन 84 में सिख मारे गए। तो आपको लगता है कि ये फ्रेमिंग को भी बदलने की ज़रूरत है, कि इसको बस एंटी सिख रायट ना बोले, या 2002 को जो है एंटी रायट्स ना बोले, पोस्ट गोधरा रायट्स ना बोल करके पोग्राम बोला जाए, और इसको थोड़ा सा जो है इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, ज़्यादा पॉपुलराइज किया जाए? बिल्कुल, और हम लोग इसके लिए काफी लड़े भी हैं। मैं आज भी मीडिया से बहुत जगह पर मेरा झगड़ा हो जाता है। इनफैक्ट मीडिया में, एकेडेमिया में, जब लोग इसको राइट्स कहते हैं, क्योंकि समझने की बात है कि जैसे आपने खुद ही बता दिया कि दंगों में 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर आप समझे, और अगर आप एक और चीज से समझने की कोशिश करेंगे, जब आप मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में क्लैश देखते हैं, तो माइनॉरिटी के पास तो कभी पावर होती ही नहीं है। माइनॉरिटी, ये जो डिक्टम है ना, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, ये मैं बहुत देर से कह रहा हूँ, दैट इट्स बिल्ट ओवर द बॉडीज ऑफ माइनॉरिटी। माइनॉरिटीज नेवर हैव दैट पावर, उनके पास कभी वो पावर नहीं होती। और फिर जब स्टेट इन्वॉल्व हो जाती है, जब स्टेट और मेजॉरिटी एक तरफ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो माइनॉरिटी, एक तो आप माइनॉरिटी हो, दूसरा आप नॉन स्टेट एक्टर हो, तो आपके पास कहाँ से इतना पावर आएगा? तो ये टर्मिनोलॉजी, ये जस्टिफाई करने का तरीका होता है कि आप राइट्स बोल देते हैं तो जस्टिफाई हो जाता है। हालांकि recently I have seen the change coming mostly with the digital publications. जो हिंदुस्तान के काफी रिस्पेक्टेड बहुत सारे डिजिटल पब्लिकेशंस हैं, they have stopped writing riots altogether. They write it as massacres. To begin with, I think Caravan, I've seen a lot of times they speak and write massacres. And there are others as well who write massacres. But हाँ, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही कि बहुत जरूरत है इस बारे में बात करने की। ये राइट्स नहीं है, और हो भी ऐसा गया कि इतना आपने दिमाग में बिठा दिया कि कई बार हमारे अपने लोग भी कह देते हैं, जो एकेडेमिया में हैं या राइटर्स हैं, कि दंगे, और मैं कई बार उनको भी करेक्ट करता हूँ, क्या बोल रहे हो, एंड देन दे विल लाइक, ओ यार नहीं, वो ना पॉपुलरली इतना पॉपुलर हो गया है दंगे की वो मुंह से ही निकल जाता है। एकेडेमिया से मुझे एक बात याद आया कि एकेडेमिया का रिस्पॉन्स क्या रहा है इसको लेकर के। आपकी किताब के फॉरवर्ड में लिखा गया है कि एकेडेमिया ने उस टाइम पे, शायद उस टाइम की बात करिए जब ये इन्वेस्टिगेशंस हो रहे थे, रिपोर्ट्स निकाले जा रहे थे, आर्काइव तैयार हो रहा था, एकेडेमिया ने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिया, क्योंकि हिंदू इम्प्लिकेट हुए थे, सारे के सारे लोग हिंदू ही थे जिन्होंने ये मारकाट किया, इस वजह से नहीं इंटरेस्ट था। अभी आपका कैसा है रिस्पॉन्स, आपको कैसा मिला है? राइट नाउ, मतलब उमा जी ने ये बहुत दिलचस्प बात करी है, क्योंकि उमा जी और नंदिता अख्तर ने उस समय क्या करा था, ऑडियो टेप्स लेकर बातें रिकॉर्ड करनी शुरू करती थी। और उमा जी बताती हैं कि उमा जी उस समय दे हैव सीन दैट देयर वाज लॉट ऑफ इनोवेशन एकेडेमिया में इसके बारे में बात करने के लिए, और वो कारण उन्होंने फॉरवर्ड में लिखा भी कि क्या कारण था। आज आई थिंक देयर इज सम डिफरेंस इन अ सेंस दैट आज लोग बात करना चाहते हैं, बट ओनली इन द एकेडेमिया, नॉट इन अदर प्लेस। एकेडेमिया में आज बात होती है, बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, बहुत से जिन लोगों से, द पीपल हु आर पार्ट ऑफ एकेडेमिया, वी स्पीक, और मैंने ऑब्जर्व करा दैट देयर इज अ डिफरेंस। आज उतनी ही बात 1984 की होती है, उतनी ही बात गुजरात की होती है, बट ऑफ कोर्स बायसेस कई जगहों पर आते हैं, which we know will continue to come, which are not going to fade away. But थोड़ा मुझे लगता है कि हालात बदले हैं। एक मेथोडोलॉजिकल सवाल भी है आपसे कि ओरल हिस्ट्री का आपने जरिया लिया है इस पूरे चीज़ को डॉक्यूमेंट करने के लिए, और यहाँ पर एक जो क्रिटिसिज्म है, और एकेडेमिया से ही आता है, वो ये कि कितना रिलायबल हम समझें ओरल नैरेटिव्स को, क्योंकि विक्टिम्स का ऐसा होता है ना किसी भी केस में, वो तो हॉलोकॉस्ट के बारे में भी ये सेम आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि टाइम होने के बाद जो है लोग भूलने लगते हैं, और जो है वो रियल चीज़ें जो हट जाती हैं, और जो आपका एक्सपीरियंस होता है, ट्रॉमा होता है, वो भी बहुत सारे आपके लिए मेमोरीज पैदा कर देता है। तो आपके लिए ये कश्मकश क्या थी कि किस हद तक जो है इसको ओरल नैरेटिव पे यकीन किया जाए, या फिर वो आपके पास वो मतलब वो कोई मतलब ऑब्स्टिकल नहीं था आपके लिए?
मैं ना सबसे पहले तो इसका मैं एक जवाब ये जरूर देना चाहूंगा कि मैं उन सब लोगों से, मतलब मैं इस बात को मानता हूँ कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका जो स्टोरी है वो कलर्ड जरूर होता है, राइट? क्योंकि आप और भी बहुत चीजें सुनते हैं, वो टाइम के साथ बदलता है, वो ऐसा होता है। मगर मैं एक चीज उन सबसे पूछना चाहता हूँ जो ये आर्ग्यूमेंट, और मैं कॉन्स्टेंटली बहुत लोगों से आर्ग्यूमेंट कर चुका और पूछता भी हूँ, मैं उन सबसे, मेरा एक ही सवाल है कि अगर दंगे में मेरे घर में 6 लोग मारे गए और अगर दर्शन कौर बता रही हैं कि उन्होंने किसी का बलात्कार होते हुए देखा है, या यहाँ पर तारा सतवंत कह रही हैं कि उनका बलात्कार हुआ है, आप उस बात को कैसे झुठला सकते हो? आप कह रहे हो कि उनका बलात्कार ही नहीं हुआ, आप कह रहे हो कि उनके घर के जो वो उनका भाई जिंदा नहीं है, अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, उनका बेटा मारा गया है, उनका बेटा अटैक है, आप कह रहे हो वो नहीं है। कलर शायद आपकी इमेजिनेशन में ये कलर हो सकता है कि शायद मैंने उस समय लाल रंग का सूट पहना हुआ था, या मैंने नीले रंग का सूट पहना था, या वो जो सामने वाला आदमी आया वो मैटाडोर लेकर आया या जिप्सी लेकर आया, तो ये बातें कलर्ड हो सकती हैं। ये एज एन ओरल हिस्टोरियन इज माय जॉब मे बी टू गो बैक एंड चेक इन द रिकॉर्ड्स। मगर आप कहें कि अगर उनकी स्टोरी कलर्ड होगी, दैट आई डाउट, इट्स नॉट पॉसिबल। आई मीन आप इट्स वेरी, अभी मैं, अब क्या आप अपना बर्थडे कभी भूलते हैं? आपको जिन लोगों को स्पेसिफिकली उनका जन्मदिन याद है, स्पेशली उन घरों में जहां पर कॉन्स्टेंटली मनाया जा रहा है। आई मीन आई ऑल्सो नो फैमिली जिनको अपने जन्मदिन नहीं पता, वो शायद बोल देते थे हाँ जी उस दिन बारिश हो रही थी, वो आपको सर्कमस्टांस बता देंगे, राइट? पर जिन केसेस में आपको पता है कि इस तारीख को ये हुआ है, वो आप कैसे भूलेंगे? वो आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब मैं मानता हूँ कि कलर्ड हो सकती हैं चीजें, वो कलर्ड जो होती हैं वो एनीवेज आर नॉट इम्पोर्टेंट थिंग्स। बट अगर आप बोलेंगे कि उसका अकाउंट कलर्ड हो गया, दैट इज लिटिल बिट, आई मीन आई डोंट बिलीव दैट कि आपकी बात कैसे कलर्ड हो जाएगी। दर्शन कौर जो अदालत में खड़े इतने काफी सालों के बाद जाकर भी, जहां पर काफी सारे भगत खड़े कर दिए जाते हैं, और अगर वो उनके बीच में भी उसको पहचान लेती है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसकी वो जो वो कह रही है वो कलर्ड है? या भाभी कौर अगर वो बता रही हैं कि वो चिल्ला गांव से जब निकल के आई हैं, उनके पति को कैसे मारा गया, उनकी बेटियों के साथ क्या हुआ, या उनके बेटों के साथ क्या हुआ, या 30 साल से वो किस सिचुएशन में रह रही हैं, तो ये जरूर हो सकता है कि कोई अगर घर पे आधी रोटी खा रहा है तो शायद वो ये कह दे कि मैं भूखा सोया हूँ, पर क्या आप उसको झुठला सकते हो कि वो भूखा सोया? तो आधी रोटी खाना भी तो भूखे सोए से कम नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मतलब मुझे लगता है वो जो बातें कलर्ड होती हैं वो बातें एनीवेज आर नॉट इम्पोर्टेंट। बट ये होता है कि आप स्पेशली इन केस ऑफ माइनॉरिटी व्हेन यू हैव टू डिसोन समबडीज नैरेटिव, तो आप बहुत आसानी से कह दो यहाँ ये तो कलर्ड बात है। नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने सनम, बहुत शुक्रिया। और मुझे इनफैक्ट जो आप कम्युनलिज्म की जब बात कर रहे थे, माइनॉरिटी के पास पावर नहीं होता, मुझे नेहरू की एक बात याद आ रही है जो वो उस टाइम पे कहते थे, मेजॉरिटी कम्युनलिज्म इज द मोस्ट डेंजरस थिंग इन इंडिया। तो आई थिंक दैट हैज़ बीन वैलिडेटेड सो मेनी टाइम्स over the past decades after Nehru and even within his own lifetime. बहुत शुक्रिया सनम आप, और एक बार फिर से मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। आपने ये बहुत दिलेरी का काम किया है ये किताब लिख करके, और आपने हमें इतना वक्त दिया, इसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। बनी, आपका और आपके श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और आपने इस पर डिस्कशन किया। जी, ये हमारे लिए जो है ये बिल्कुल it was a great opportunity for us as well to speak to you about your book. Thank you very much, Sanam. May you have a great day, and may you write more such works. Thank you so much. Thank you very much. दोस्तों, ये थे सनम सुतीरत वजीर। जैसे कि मैंने कहा, द कॉर्स ऑफ 1984 हार्पर कॉलिंस की किताब है। मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, पढ़ने लायक किताब है।